स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग के स्कैन्स का अध्ययन किया। इस स्कैन से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजीन के दिमाग के मध्य भाग में 5 सेंटीमीटर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ है। इस वायरस ने उसके दिमाग के मध्यवर्ती हिस्से को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि तंतुओं का ये छोटा सा संघ सभी प्रकार के संगनात्मक कार्य जैसे अतीत याद रखना, भावनाओं पर कंट्रोल रखना आदि करता है। पर स्क्वायर यूजीन के दिमाग पर हुए इस विनाशकारी प्रभाव से चकित नहीं थे। वे जानते थे कि इस प्रकार का वायरस तंतुओं को अत्यंत क्रूर और सुनियोजित तरीके से नष्ट करता है। स्क्वायर को बस एक ही बात से हैरानी थी कि एक अन्य व्यक्ति के स्कैन्स यूजीन के स्कैन से हूबहू मिलते थे। हेनरी मोलाइजन एचएम का एग्जाम्पल। 30 वर्ष पहले जब स्क्वायर एमआईटी से पीएचडी कर रहे थे, तब उन्होंने एक समूह के साथ मिलकर डॉक्टरी के इतिहास के सबसे मशहूर मरीज एचएम का अध्ययन किया। एचएम का असली नाम हेनरी मोलाइजन था। जब एचएम 7 साल का था तो साइकिल से गिरने के कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। इसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पड़ने लगे थे, जिससे वे बेहोश हो जाता था। 16 साल की उम्र में उसे इतना गंभीर दौरा आया कि उसका असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ। इसके बाद वे दिन में 10 से भी ज़्यादा बार बेहोश होने लगा। 27 वर्ष होने तक एचएम पूरी तरह हताश हो चुका था। दौरों को कम करने की दवा उस पर ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा था। वे होशियार था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण किसी भी नौकरी पर टिक नहीं पाता था। वे अपने माता-पिता के साथ उन्हीं के घर में रहता था। एचएम एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसके अंदर नए प्रयोग करने की गहरी जिज्ञासा थी और वह इलाज में गलती करने से नहीं डरता था। तब तक विभिन्न स्टडी से ये पता लग चुका था कि दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस का संबंध दौरे पड़ने से होता है। जब डॉक्टर ने एचएम के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने के हिस्से को उठाकर एक छोटी नली द्वारा हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास फैले तंतुओं को बाहर खींचने का प्रस्ताव दिया, तो एचएम तुरंत सहमत हो गया। 1953 में एचएम का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वे जैसे-जैसे स्वस्थ होता गया, उसके दौरे भी कम होते गए। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि एचएम का दिमाग मौलिक रूप से परिवर्तित हो चुका है। एचएम अपना नाम जानता था और उसे ये भी याद था कि उसकी माँ आयरलैंड से थी। उसे 1929 में शेयर मार्केट का ध्वस्त होना और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के नॉर्मंडी पर हुआ आक्रमण भी याद था। लेकिन वे इसके बाद के लगभग एक दशक की सारी यादें, अनुभव, संघर्ष सब कुछ भूल चुका था। जब एचएम की याददाश्त की जांच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंकों की एक सूची और ताश खोलकर दिखाया, तो उसे समझ में आ गया कि अब एचएम किसी भी नई जानकारी को 20 सेकंड से ज़्यादा याद नहीं रख सकता है। एचएम के ऑपरेशन से लेकर सन 2008 में उसकी मृत्यु तक उसके लिए हर मनुष्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज़ एक नया अनुभव था। उसका दिमाग समय के किसी एक बिंदु पर अटक गया था। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करता था कि काले रंग के छोटे से आयताकार डिब्बे, जिसे रिमोट कहते हैं, उसकी मदद से टीवी के चैनल बदले जा सकते हैं। दिन में दर्जनों बार वह डॉक्टरों और नर्सों को अपना परिचय देता था। स्क्वायर बताते हैं कि एचएम के दिमाग का अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिमाग के अध्ययन में याददाश्त एक ठोस और रोमांचक मार्ग है। मैं अमेरिका के ओहियो में पला बड़ा हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली कक्षा में था और हमारी टीचर हम सबको मोम की रंग-बिरंगी पेंसिल बाँट रही थी। मुझे जितने भी रंगों की पेंसिल मिली, मैंने उन्हें कागज़ पर एक साथ एक जगह घिसकर ये जानने की कोशिश की कि इससे काला रंग बनेगा या नहीं। मुझे ये घटना तो अच्छी तरह याद है, लेकिन अपनी उस अध्यापिका का चेहरा क्यों याद नहीं। मेरे दिमाग ने उस एक याद को अन्य घटनाओं से अधिक महत्व क्यों दिया। स्क्वायर ये देखकर अचंभित थे कि यूजीन के स्कैन्स एचएम से कितने मिलते-जुलते हैं। दोनों के ही दिमाग के मध्यम
भाग में अखरोट के आकार का डब्बा था। एचएम की ही तरह यूजीन की भी याददाश्त जा चुकी थी। एचएम और यूजीन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एचएम और यूजीन। इसके बाद जब स्क्वायर ने यूजीन के कुछ और परीक्षण किए तो पता चला कि एचएम और यूजीन में गहरा अंतर है। जैसे कि एचएम से मिलते ही पता चल जाता था कि वह अस्वस्थ है, जबकि यूजीन सामान्य बातचीत करने से लेकर कई अन्य कार्यों तक सब कुछ इतने आराम से कर लेता था कि आमतौर पर उसे देखकर उसकी असली स्थिति का पता नहीं लगता था। ऑपरेशन ने एचएम को इतना कमजोर बना दिया था कि इसके बाद उसे आजीवन अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी ओर यूजीन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। एचएम किसी एक विषय पर लंबे समय तक बातचीत नहीं कर सकता था, जबकि यूजीन हर बातचीत को चतुराई से उपग्रह या फिर मौसम जैसे विषयों की ओर ले जाता था, क्योंकि इसके बारे में वह स्वयं लंबे समय तक बात कर सकता था। चूंकि वह एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी में टेक्नीशियन था, इसलिए उसके लिए इन विषयों पर बात करना आसान था। यूजीन का परीक्षण। परीक्षण की शुरुआत में स्क्वायर ने यूजीन से उसकी किशोरावस्था के बारे में पूछा। यूजीन ने मध्य कैलिफोर्निया के एक शहर के बारे में बताया, जहां वह पला बड़ा था। साथ ही उसने मर्चेंट मरीन्स के अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा के बारे में भी बताया। उसे अपने जीवन की 1960 से पहले की लगभग सारी घटनाएं याद थी। इसके आगे के दशकों के बारे में पूछने पर यूजीन ने विनम्रता से विषय बदलते हुए कहा कि कुछ कारणों से मुझे हाल ही की घटनाओं को याद रखने में कठिनाई हो रही है। यूजीन की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने पर स्क्वायर ने पाया कि पिछले 3 दशकों के बारे में कुछ भी याद न होने के बावजूद यूजीन की बुद्धि परख है। यहाँ तक कि यूजीन में जवानी के समय की सारी आदतें अब भी बरकरार थी। इसलिए जब कभी स्क्वायर यूजीन को पानी का गिलास देते या कोई विशेष जवाब विस्तार से देने के लिए यूजीन की प्रशंसा करते तो यूजीन उन्हें धन्यवाद देता और बदले में उनकी भी प्रशंसा करता। जब भी कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो यूजीन उठकर उसे अपना परिचय देता और उसके हालचाल जरूर पूछता। लेकिन जब यूजीन को अंकों की किसी श्रृंखला को या प्रयोगशाला के बाहरी गलियारे आदि को याद कर उनका वर्णन करने को कहा गया तो डॉक्टरों को कुछ नई बातें पता चली। जैसे कि यूजीन किसी भी नई जानकारी को अधिकतम 1 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रख सकता था। यूजीन को जब उसके पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाई गई तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब स्क्वायर ने यूजीन से उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। असल में यूजीन अपनी याददाश्त खोने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके अनुसार ना तो उसे कोई चोट लगी थी, ना ही उसने अपनी याददाश्त खोई थी। अतः यूजीन के लिए कल्पना करना भी मुश्किल था कि वह अस्वस्थ है। यूजीन से मिलने के कुछ महीनों बाद स्क्वायर ने उसकी याददाश्त को परखने के लिए कुछ नए प्रयोग किए। इस दौरान यूजीन और बेवर्ली लॉस एंजलिस के समुद्र तट पर बसे प्लाया देल रे को छोड़कर अपनी बेटी के घर के करीब सैन डियागो में रहने चले गए। यहाँ स्क्वायर कई बार जांच के लिए उनके घर आया करते थे। एक दिन उन्होंने यूजीन से कहा वे अपने घर का नक्शा बनाए। यूजीन ने कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। तुम सुबह जागने के बाद घर के अन्य कमरों में कैसे जाते हो? स्क्वायर ने यूजीन से पूछा। सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम, यूजीन ने जवाब दिया। स्क्वायर ने अपने लैपटॉप पर यूजीन की टिप्पणियों के बारे में नोट्स बनाने लगे। इस दौरान यूजीन का ध्यान कहीं और चला गया। वह कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर वह उठकर गलियारे की ओर गया और शौचालय चला गया। कुछ मिनटों बाद शौचालय से फ्लश की आवाज़ आई और फिर नल से पानी बहने की। अपनी पतलून पर हाथ पहुँचता यूजीन एक बार फिर सामने के कमरे में स्क्वायर के बगल में आकर बैठ गया और निश्चित होकर अगले प्रश्न का इंतजार करने लगा। उस समय इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जो इंसान अपने घर का नक्शा तक नहीं बना पा रहा है, उसने इतनी आसानी से घर का शौचालय कैसे ढूंढ लिया। आगे चलकर ये प्रश्न और इसके जैसे कई अन्य प्रश्न हमें नए आविष्कारों के एक ऐसे रास्ते पर ले गए जिनसे आदतों की शक्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इससे एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई जिसके चलते आज हजारों शोधकर्ताओं पहली बार इस बारे में शोध कर रहे हैं कि इंसान के जीवन पर आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। कुर्सी पर बैठे यूजीन की नज़र स्क्वायर के लैपटॉप पर पड़ी।
ये सचमुच अद्भुत है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करता था, तब इस मशीन को रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। धन्यवाद।